क्लास 10th आपका चैप्टर ग्लोबलाइजेशन। तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि कैसे एमएनसीज जो हैं उनका काम क्या होता है, कैसे वो जो लोकल कंपनीज होती हैं उनको कैसे कैप्चर करती हैं, कैसे मार्केटिंग करती हैं। तो कुछ जो एग्जाम्पल्स थे आपके चैप्टर में उसके माध्यम से आपको समझाया कि कैसे जो हैं वो एमएनसीज अपने साथ बहुत सारा वेल्थ लेकर आती हैं। उनका बहुत बड़ा एक बजट होता है और वो जाकर डेवलपिंग जो कंट्रीज़ होते हैं उसमें किस प्रकार से मार्केट को कैप्चर करना शुरू कर देती हैं और अपने यानी पावर को कैसे इन्फ्लुएंस करती हैं और कैसे काम करती हैं, कैसे वहाँ पर प्राइस क्वालिटी जो है उसको डिटरमाइन करती हैं और किस कंडीशन में जो है वहाँ के लोकल मार्केट को इन्फ्लुएंस करती हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताई थी। तो आज हम क्या करते हैं कि मैंने आपको एक कारगिल फूड के नाम से एक जो कंपनी थी, जो कि परक फूड के नाम से एक लोकल कंपनी थी, बाद में उसको कारगिल फूड नाम की एक अमेरिकन एमएनसी ने खरीद दिया। फिर कैसे उसकी जो एडिबल ऑयल को रिफाइन करने की जो कैपेसिटी थी उसको कैसे बढ़ा दिया गया, उसकी कैसे नेटवर्किंग की गई। तो इस प्रकार से एक वो एग्जाम्पल रहा और दूसरा एग्जाम्पल जो था वो फोर्ड मोटर्स का था, जो कि एक अमेरिकन कंपनी थी और कैसे उसने महिंद्रा एंड महिंद्रा के साथ कोलैबोरेशन किया और किस प्रकार से भारतीय सड़कों पर जो कंटेम्प्रेरी मॉडल्स थे उनको उतारा। तो ये सारी चीज़ें कल मैंने आपको बताई थी। तो आज जो है वो हम एनसीईआरटी की बुक में पेज नंबर 59 पर आपको बताया गया है कि फॉरेन ट्रेड एंड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट्स, यानी किस प्रकार से जो है वो मार्केट को इंटीग्रेट करते हैं फॉरेन ट्रेड के माध्यम से, ये आपको बताया जा रहा है। तो फॉर ए लॉन्ग टाइम फॉरेन ट्रेड हैज़ बीन द मेन चैनल कनेक्टिंग कंट्रीज, यानी लंबे समय से जो विदेशी व्यापार है वो एक मुख्य चैनल रहा है कंट्रीज़ को आपस में लिंक करने का, कनेक्ट करने का। यानी विदेशी जो व्यापार है उसके द्वारा ही मुख्य रूप से वो एक मध्यस्थ है देशों के बीच, जो देशों को व्यापारिक रूप से जोड़ देता है। इन हिस्ट्री यू वुड हैव रीड अबाउट द ट्रेड रूट्स, कि आपने इतिहास में जो व्यापारिक मार्ग थे उनके बारे में पढ़ा होगा। इंडिया एंड साउथ एशिया टू मार्केट्स बोथ इन द ईस्ट एंड वेस्ट एंड द एक्सटेंसिव ट्रेड दैट टुक प्लेस अलोंग दीज रूट्स, कि आपने ये पढ़ा होगा कि कैसे जो भारतीय ट्रेड रूट्स थे उन्हें कैसे साउथ एशिया के मार्केट से जोड़ा गया था, कैसे ईस्ट एंड वेस्ट एंड द एक्सटेंसिव ट्रेड यानी कि व्यापार को कैसे बढ़ावा दिया गया और कैसे ईस्ट और वेस्ट जो डायरेक्शंस थे उनमें कैसे व्यापारिक मार्गों का लाभ लिया गया। जैसे सिल्क रूट के बारे में आपने कभी सुना होगा, जैसे अदर ओशनिक रूट्स जो थे उनको भी आपने देखा और सुना होगा। तो उन सभी के बारे में, तो कैसे जो कंट्रीज थे वो आपस में कैसे कनेक्ट करते थे। ऑल्सो यू वुड रिमेंबर दैट इट वॉज ट्रेडिंग इंटरेस्ट विच अट्रैक्टेड वेरियस ट्रेडिंग कंपनीज। आपने आपको ये याद होगा कि जो व्यापार है कैसे उसे बहुत ही रोचक ढंग से आकर्षित किया जाता था विविध जो ट्रेडिंग कंपनीज थी उनके द्वारा, एज द ईस्ट इंडिया कंपनी टू इंडिया। जैसे भारत में आने वाली एक कंपनी जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो 16th सेंचुरी में ब्रिटेन से आने वाले कुछ व्यापारिक यात्री थे, लंदन से आने वाले, जिन्होंने की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की भारत में। और आए तो वो ट्रेडिंग पर्पस से थे, लेकिन बाद में कैसे उन्होंने चालाकी से अपने वहाँ पर जो सेटलमेंट्स थे वो बनाए और उन सेटलमेंट्स को बनाने के बाद उन्होंने व्यापार करने के पर्पस से कई जो जो इम्पोर्टेंट जो पार्ट थे उनको कैसे जो है वो अपने अंडर कर लिया और उसके बाद जो है वो धीरे धीरे इंडिया को कॉलोनी बना लिया। तो
ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमने पहले से पढ़ रखी हैं, जिनके बारे में हम जानते हैं कि व्हाट देन इज़ द बेसिक फंक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड। यानी कि ये सब कुछ है, उसके बावजूद भी जो विदेशी व्यापार है उसका फंक्शन, बेसिक फंक्शन क्या होता है, जिससे कि जो मार्केट्स हैं वो इंटीग्रेट हो जाते हैं। तो टू पुट इट सिंपली, आइए हम इसे बहुत ही सिंपली लेते हैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के आधार पर कि फॉरेन ट्रेड क्रिएट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर द प्रोड्यूसर्स टू रीच बियॉन्ड द डोमेस्टिक मार्केट्स। यानी कि विदेशी व्यापार जो है वो ऐसे अवसर क्रिएट करता है जिसके माध्यम से प्रोड्यूसर्स जो हैं टू रीच बियॉन्ड द डोमेस्टिक मार्केट, वे घरेलू बाजारों तक पहुंच जाते हैं, मार्केट्स ऑफ देयर ओन कंट्रीज, और उसके अलावा वे अपने जो उनके स्वदेशी जो मार्केट होते हैं उन तक भी उनकी पहुंच होती ही है। प्रोड्यूसर्स कैन सेल देयर प्रोड्यूस not only in markets located within the country but can also compete in the market located in other countries of the world। अब ये जो प्रोड्यूसर्स हैं ये अपने प्रोड्यूस किए हुए जो भी गुड्स एंड कमोडिटीज़ होते हैं उन्हें सेल करते हैं अपने देश के अंदर, तथा साथ ही वो अच्छे प्रोडक्ट जो हैं उन्हें बनाकर अन्य देशों के मार्केट से compete करने की स्थिति में उन गुड्स कमोडिटीज़ और सर्विसेज को अपग्रेड करते हैं, साथ ही उन्हें अपग्रेड करते हुए जो वर्ल्ड के डिफरेंट कंट्रीज़ हैं उनमें भी अपनी रीच और एक्सेस जो है उसको बना लेते हैं, यानी अपनी पहुंच बना लेते हैं अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी के बेसिस पर। तो सिमिलरली फॉर द बायर्स, imports of goods produced in another country is one way of expanding the choice of goods beyond what is domestically produced। यानी कि होता क्या है कि अगर हम देखें कि सामान्य तौर पर एक बायर जो है वो इम्पोर्ट गुड्स प्रोड्यूस्ड इन अनदर कंट्री, यानी कि कोई भी ऐसी गुड या कमोडिटी जो कि किसी अन्य देश में बनती है, उसको क्या करता है कि अपनी चॉइस को एक्सपेंड करने के लिए, यानी किसी और ब्रांड का लेने के लिए, किसी और कंट्री में प्रोड्यूस किया हुआ या प्रोड्यूस किया हुआ जो आइटम है, जब वो उसे लेता है तो वो कहीं कंपेयर करता है इससे कि जो डोमेस्टिक मार्केट में जो प्रोडक्ट है क्या वो उससे बेहतर है, उससे उसकी जो ड्यूरेबिलिटी है, उसकी उसकी स्थितियाँ क्या हैं, क्या जो प्रोडक्ट है उसके जो टेक्निकल जो एस्पेक्ट्स हैं वो क्या है, या वो प्रोडक्ट जो है उसके लिए किस प्रकार से बेहतर है, वो ये सारी चीज़ें जो है वो चेक करता है। इसके बाद आता है कि एक एग्ज़ाम्पल आपके सामने, तो ये एग्ज़ाम्पल जो है ये चाइनीज़ टॉयज़ का है। तो चाइनीज़ टॉयज़ का ये एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं कि लेट अस सी द इफेक्ट ऑफ फॉरेन ट्रेड थ्रू द एग्जांपल ऑफ चाइनीज टॉयज इन द मार्केट, इंडियन मार्केट। यानी जो भारतीय बाजार है, देखते हैं हम कि किस प्रकार से जो चाइनीज टॉयज हैं उन्होंने कैसे भारतीय जो बाजार है उसको कैप्चर किया और किस प्रकार से जो फॉरेन ट्रेड है वो यहाँ पर किया जाता है। तो चाइनीज टॉयज इन इंडिया, यानी भारत पे चाइना के बनाए हुए खिलौने। Chinese manufacturers learn of an opportunity to export toys to India। यानी जो चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स थे टॉयज़ के, लर्न ऑफ एन अपॉर्चुनिटी, यानी उन्होंने इस खिलौने बनाने का जो अपॉर्चुनिटी उनको मिली टू एक्सपोर्ट टॉयज़ टू इंडिया, कि वो भारत को खिलौने निर्यात करेंगे, उसे उन्होंने लर्न किया एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर। आर सोल्ड एट अ हाई प्राइस, क्योंकि वेयर टॉयज आर सोल्ड एट अ हाई प्राइस, यानी कि इंडिया में जो खिलौने थे उनकी जो प्राइसेस होती थी वो काफ़ी ज़्यादा थी। दे स्टार्ट एक्सपोर्टिंग प्लास्टिक टॉयज टू इंडिया। शुरुआत में उन्होंने क्या किया कि प्लास्टिक के खिलौने एक्सपोर्ट करना शुरू किया। बायर्स इन इंडिया नाउ हैव द ऑप्शन ऑफ चूजिंग बिटवीन इंडिया एंड द चाइनीज टॉयज, यानी कि जो भारतीय खिलौनों के खरीदार थे नाउ हैव द ऑप्शन,
अब उनके पास ऑप्शंस थे ऑफ चूजिंग बिटवीन इंडियन एंड द चाइनीज टॉयज, कि उनके पास अब विकल्प थे कि वे भारतीय खिलौनों को चुने या फिर चाइनीज खिलौनों को, बिकॉज ऑफ द चीपर प्राइसेस, क्योंकि चाइनीज टॉयज जो थे उनके कीमतें जो हैं वो भारतीय खिलौनों से काफ़ी कम थी, एंड न्यू डिज़ाइंस, तथा उनके जो डिज़ाइंस थे वो भी काफ़ी नए थे। तो चाइनीज टॉयज बिकम मोर पॉपुलर इन द इंडियन मार्केट, इसलिए जो चाइनीज खिलौने थे वो भारतीय बाजारों में बहुत अधिक पॉपुलर हुए। विद इन अ ईयर, एक वर्ष के भीतर ही 70 to 80% ऑफ द टॉय शॉप्स हैव रिप्लेस्ड इंडियन टॉयज विद चाइनीज टॉयज। यानी क्या हुआ कि एक वर्ष के भीतर ही 70 to 80% जो टॉय शॉप्स थी हैव रिप्लेस्ड इंडियन टॉयज विद चाइनीज टॉयज। की अब क्या हुआ कि वहाँ पर भारतीय खिलौनों का स्थान जो है वो चाइनीज खिलौनों ने ले लिया। टॉयज आर नाउ चीपर इन द इंडियन मार्केट दैन अर्लियर। जो टॉयज थे भारतीय बाजारों में वो पहले के मुकाबले काफ़ी सस्ते हो गए थे। वॉट इज़ हैपनिंग हियर, क्या हो रहा था यहाँ पर? एज अ रिजल्ट ऑफ ट्रेड, यानी जो परिणाम यहाँ पर व्यापार का था वो किस रूप में था कि चाइनीज टॉयज कम इनटू द इंडियन मार्केट्स, यानी चाइनीज खिलौने जो थे वो भारतीय बाजारों में आए इन द कंपटीशन बिटवीन इंडियन एंड चाइनीज टॉयज। अब दोनों जो खिलौना निर्माता देश थे उनके बीच में कंपटीशन था। चाइनीज टॉयज प्रूव बेटर, जिसमें कि इस कंपटीशन में जो चाइनीज टॉयज थे वो बेहतर साबित हुए। इंडियन बायर्स हैव अ ग्रेटर चॉइस, और जो इंडियन बायर्स थे उनके सामने ग्रेटर चॉइस जो है, यानी बेहतर विकल्प चुनने की जो प्रक्रिया थी वो उनके सामने आ गई। चॉइस ऑफ टॉयज एंड द लोअर प्राइसेस, और ये टॉयज उन्हें काफ़ी सस्ते में मिल रहे थे भारतीय खिलौनों के अपेक्षा। फॉर द चाइनीज टॉयज मार्केट्स दिस प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी, यानी चाइनीज जो टॉय मेकर्स थे उनके सामने एक अपॉर्चुनिटी जो है वो प्रोवाइड हुई उनकी टू एक्सपेंड बिजनेस, जिससे कि वे अपने व्यापार को और अधिक बढ़ा सकें। द अपोजिट इज ट्रू फॉर इंडियन टॉय मेकर्स, लेकिन जो इंडियन टॉय मेकर्स थे, सच है कि उनके लिए स्थितियां जो थी वो बिल्कुल ही अपोजिट थी। दे फेसेस लॉसेस, यानी कि उन्हें घाटा हुआ, इससे नुकसान हुआ, क्योंकि जो भारतीय खिलौने थे उनको चाइनीज खिलौनों के आगमन से काफ़ी क्षति हुई। एज देयर टॉयज आर सेलिंग मच लेस, और उनके जो खिलौने थे वो काफ़ी कम बिकने लगे। तो इस प्रकार से ये एक और एग्जाम्पल भी है फॉरेन ट्रेड का, यानी कि जो लोकल कंपनीज होती हैं, जो एक यानी जो स्थानीय कंपनियां होती हैं, या जो भारत जैसे जो बाजार हैं वो कभी कभी compete नहीं कर पाते, या प्राइसेस को जो है वो बैलेंस नहीं कर पाते, तो ऐसी स्थितियां जो हैं वो एक अपॉर्चुनिटी बन जाती हैं चाइना जैसे देशों के लिए। तो इस प्रकार से ये एक एग्जाम्पल था। उसके बाद जो है फिर से एक टॉपिक जो है वो यहाँ पर आता है कि व्हाट इज़ ग्लोबलाइजेशन, क्या होता है ये ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन जो है उसको हम हिंदी में वैश्वीकरण कहते हैं। तो इन द पास्ट 2 or 3 डिकेड्स, यानी कि हम अपने अतीत में अगर देखें पिछले 2 or 3 डिकेड्स, यानी 2 या 3 दशकों तक के टाइम को अगर हम स्टडी करें, तो मोर एंड मोर एमएनसीज हैव बीन लुकिंग फॉर लोकेशंस अराउंड द वर्ल्ड की। तो हम देखेंगे कि अधिक से अधिक जो एमएनसीज हैं उनको विश्व भर में लोकेटेड किया गया, विच वुड बी चीप फॉर देयर प्रोडक्शन, जो कि अपने द्वारा जो उत्पादन था उसे बहुत ही चीप कॉस्ट में तैयार किया करते थे। फॉरेन इन्वेस्टमेंट बाय एमएनसीज इन दीज कंट्रीज हैज़ बीन राइजिंग, यानी कि एमएनसीज के फॉरेन इन्वेस्टमेंट, क्योंकि एमएनसीज जो होती हैं वो अपने साथ जो कैपिटल लेकर आती हैं वो क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन करेंसीज जो होते हैं, तो उनको आकर किसी देश में इन्वेस्ट करते हैं। तो ये है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट बाय एमएनसीज इन दीज कंट्रीज हैज़ बीन राइजिंग, यानी कि जो विकासरत देश हैं जिनको हम डेवलपिंग नेशंस कहते हैं, उनमें एमएनसीज के आने के कारण क्या होता है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट होते हैं। तो ये जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट थे ये बढ़ने लगे थे। एट द सेम टाइम, इसी समय की बात है कि फॉरेन ट्रेड बिटवीन कंट्रीज हैज़ बीन राइजिंग रेपिडली, कि जो विदेशी व्यापार था वो बहुत तेजी से देशों के मध्य बढ़ता जा रहा था। ए लार्ज पार्ट ऑफ द फॉरेन ट्रेड इज ऑल्सो कंट्रोल्ड बाई एमएनसीज, और यानी जो विदेशी व्यापार था उसका एक बड़ा हिस्सा जो था वो एमएनसीज के नियंत्रण में था।
For instance, the car manufacturing plant of Ford Motors in India not only produces cars for the Indian market, यानी कि जो फोर्ड मोटर्स नाम की मैन्युफैक्चरिंग प्लांट चेन्नई में लगाई गई, जो एग्जांपल मैंने आपको बताया था, तो उसके लिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि नॉट ओनली प्रोड्यूसेस कार्स फॉर द इंडियन मार्केट। उन्होंने केवल, आपने एग्जाम्पल पढ़ा कि भारतीय बाजारों के लिए ही कारें नहीं बनाई थी, बल्कि अन्य देशों में भी 1,81,000 जो कारें थी उनको यानी कंटेम्प्रेरी मॉडल के रूप में डिफरेंट मार्केट्स में उतारा था, और वो वहाँ सक्सेस भी हुए थे। तो केवल इंडियन मार्केट के लिए ही उन्होंने प्रोड्यूस नहीं की थी। इट ऑल्सो एक्सपोर्ट्स कार्स टू अदर डेवलपिंग कंट्रीज, यानी कि उन्होंने जो कारें थी उनको अन्य देशों में भी निर्यात किया था। एंड एक्सपोर्ट कार कंपोनेंट्स फॉर इट्स मेनी फैक्ट्रीज अराउंड द वर्ल्ड, और उन्होंने क्या किया था कि जो कार्स के कंपोनेंट्स थे उनको बनाने के जो फैक्ट्रीज थे वो अन्य देशों में भी, विश्व भर के कई अन्य देशों में भी लगाने की उन्होंने योजना बनाई थी। लाइकवाइज एक्टिविटीज ऑफ मोस्ट एमएनसीज इन्वॉल्व सब्सटेंशियल ट्रेड इन गुड्स एंड ऑल्सो सर्विसेज, यानी इस प्रकार से अगर हम देखें तो एमएनसीज जो हैं उनकी एक्टिविटीज़ जो हैं वो ट्रेडिंग पर्पस से बहुत ही यानी उम्दा किस्म की होती हैं, अच्छे किस्म की होती हैं। तो ग्लोबल लेवल पर कहीं आपको लगता है कि उससे जो क्लोज रिलेशंस कंट्रीज़ के बीच में बनते हैं, साथ ही उनको बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ती है कंट्रीज़ के बीच में, तो स्टिफ कंपटीशन भी होता है, जिससे उनको न्यू टेक्नोलॉजी और जो एडवांस टेक्नोलॉजी है उसको समझने का मौका मिलता है। तो ये सभी चीज़ें सीखने को भी मिलती हैं। द रिजल्ट ऑफ ग्रेटर फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड ग्रेटर फॉरेन ट्रेड, यानी कि जो विदेशी व्यापार है उससे विदेशी निवेश भी बढ़ता है, जो कि विदेशी व्यापार का एक परिणाम है कि निवेश का बढ़ना, नई नई कंपनियों का आना, लिबरल पॉलिसीज़ का एडॉप्ट किया जाना, सिमिलर और कंटेम्प्रेरी मॉडल्स का बनाया जाना, बाजार में डिमांड का बढ़ना और यानी सप्लाई किया जाना, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं आपस में लिंक करती हैं। तो हैज़ बीन ग्रेटर इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्शन एंड मार्केट्स अक्रॉस कंट्रीज़, यानी इस प्रकार से जो मार्केट्स हैं वो इंटीग्रेट होते हैं, प्रोडक्शन जो हैं वो बढ़ते हैं, कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ती है, और मार्केट्स में जो डिफरेंट आइटम्स होते हैं उनके कारण सिमिलर ब्रांड्स होते हैं उनका भी एक्सप्लोजन देखने को मिलता है। तो ग्लोबलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन और द इंटरकनेक्शन बिटवीन कंट्रीज, यानी कि फिर एक फॉर्मल डेफिनेशन हमें ग्लोबलाइजेशन का यहाँ मिलता है कि ग्लोबलाइजेशन इज दिस प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन और इंटरकनेक्शन बिटवीन कंट्रीज, यानी ग्लोबलाइजेशन जो है वो एक प्रोसेस है जिसके कारण तेजी से जो विभिन्न देश हैं उनके बीच एकजुटता बढ़ती है और एक दूसरे से वो जुड़ते हैं। तो उस जुड़ने की जो प्रक्रिया है उसे हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। एमएनसीज आर प्लेइंग अ मेजर रोल इन द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस, और जो ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस होता है उसमें मेजर रोल प्ले करती हैं एमएनसीज। मोर एंड मोर गुड्स एंड सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी आर मूविंग बिटवीन कंट्रीज, यानी कि ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस के आने से क्या होता है कि मोर एंड मोर गुड्स एंड सर्विसेज, यानी बहुत सारे जो गुड्स होती हैं, जो सर्विसेज होती हैं, साथ ही इन्वेस्टमेंट्स, यानी डिफरेंट जो कंट्रीज़ हैं वो डिफरेंट कंट्रीज़ में जाके इन्वेस्टमेंट्स करती हैं, टेक्नोलॉजी लेकर अपने साथ जाती हैं, एंड मूविंग बिटवीन कंट्रीज़। और ये टेक्नोलॉजी, इन्वेस्टमेंट्स, गुड्स का प्रोडक्शन किया जाना, उनकी मार्केटिंग किया जाना जो है वो इंटरलिंक करता है कंट्रीज़ को। मोस्ट रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड आर इन क्लोजर कनेक्ट विद ईच अदर देन अ फ्यू डिकेड्स बैक, कि पिछले कुछ दशकों में जो देशों के मध्य जो व्यापारिक संबंध बने हैं, जो कॉन्टैक्ट्स उनके बीच हुए हैं, उनके कारण आज विश्व में बहुत सारे ऐसे देश हैं जो कि बहुत ही जिनके क्लोजर कॉन्टैक्ट यानी प्रगाढ़ संबंध है, बहुत गहरे संबंध है व्यापारिक दृष्टि से। बिसाइड्स द मूवमेंट ऑफ गुड्स, सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी, यानी बजाय इसके कि गुड्स को मूव किया जाए, सर्विसेज को किया जाए, उससे उसके बजाय इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी जो है उसको उसका मूवमेंट किया जाता है।
देयर इज़ वन मोर वे इन विच द कंट्रीज़ कैन बी कनेक्टेड, यानी कि जिससे क्या होता है कि यानी किन्हीं देशों में, यानी जैसे एशिया के, दक्षिण एशिया के कई ऐसे देश जहाँ बहुत ही डेंस पॉपुलेशन है, जहाँ बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं मार्केट की, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं एमएनसीज़ के लिए। तो ये एमएनसीज़ जब ऐसे देशों में आती हैं, साउथ एशिया जैसे डिफरेंट जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पर अपने साथ ह्यूज वेल्थ एंड एक बहुत ही यानी बड़े बजट के साथ वो आती हैं, बहुत सारा कैपिटल अपने साथ लेकर आती हैं इन्वेस्ट करने के लिए, साथ ही एडवांस टेक्नोलॉजी को भी लेकर आती हैं, जिससे कि जो दक्षिण एशिया जैसे जो डिफरेंट कंट्रीज़ हैं उनको बहुत कुछ नया सीखने को मिलता है। तो पीपल यूजुअली मूव फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर इन सर्च ऑफ बेटर इनकम, बेटर जॉब्स और बेटर एजुकेशन, यानी कि जो अभी तक पिछले कुछ वर्षों पहले अगर हम देखें तो स्थितियां ये होती थी कि पीपल्स यूजुअली मूव फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, जो पीपल्स हैं वे एक देश से दूसरे देश में जाते थे, क्या करने के लिए कि सर्च ऑफ बेटर इनकम, जो बेहतर इनकम के जो स्रोत होते हैं उनके खोज में जाया करते थे, बेटर जॉब्स यानी अच्छी जॉब्स पाने के लिए जाया करते थे, और बेटर एजुकेशन के लिए। इन द पास्ट फ्यू डिकेड्स, अगर हम अपने अतीत में कुछ दशकों को पीछे जाएं, however there has not been much increase in the movement of people within between countries due to various restrictions, कि तब हम देखेंगे कि पिछले कुछ दशकों पहले का अगर हम स्टडी करें कि पीपल बिटवीन कंट्रीज ड्यू टू वेरियस रेस्ट्रिक्शंस, यानी कि लोगों का मूवमेंट जो था वो इतना आसान नहीं था, क्योंकि देशों के मध्य काफ़ी सारे रेस्ट्रिक्शंस होते थे जिनका पालन करना होता था, जिसके कारण कि वे मूवमेंट नहीं कर पाते थे बहुत सारे देशों में। तो कुछ यानी कि लिमिटेशंस थी जहाँ तक उन्हें लिमिट में रहना होता था। लेकिन अब क्या हुआ कि आज अगर हम देखें एट प्रेजेंट, तो बहुत सारे जो पीपल्स हैं वो बेहतर भविष्य की खोज में, बेहतर एजुकेशन के लिए, बेहतर जॉब्स के लिए यानी डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में जाते हैं। आज अगर हम देखें कि अगर हम कि इंडियंस जो हैं वो आपके अमेरिका में, यानी अमेरिका जो है उसका कनाडा जो पार्ट है उसमें बहुत सारे जो हैं वो इंडियंस रहते हैं, यानी दुनिया, आप इंग्लैंड में देखें, बहुत सारे देश, ऑस्ट्रेलिया में देखें, बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पर कि इंडियंस की संख्या बहुत ज़्यादा है। तो यानी जिन चीज़ों की सर्च के लिए जाया करते थे, तो वहाँ से वो जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो धीरे धीरे रिमूव होते जा रहे हैं, और पीपल्स जो हैं वो अपने आप को बेटर फ्यूचर के लिए वहाँ जाकर इस्टेब्लिश करते हैं। तो इस प्रकार का जो इंटीग्रेशन है वो देखा जाता है। तो फिर उसके बाद जो हमारा टॉपिक है ये है फैक्टर्स दैट हैव इनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन, यानी क्या कारक हैं जिसके कारण कि जो ग्लोबलाइजेशन है वो इनेबल्ड दिखता है। सबसे पहली चीज़ है कि हम क्या सीखते हैं उससे। सबसे पहली चीज़ जो है वो है टेक्नोलॉजी। तो आपका जो बुक है उसमें पेज नंबर है 62, टेक्नोलॉजी के माध्यम से आपको एक एग्जाम्पल दिया गया है। पहले मैं आपको वो एग्जाम्पल बताती हूँ कि रैपिड इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी हैज़ बीन वन मेजर फैक्टर दैट हैज़ स्टिमुलेटेड द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस, यानी कि तेजी से बढ़ती हुई प्रौद्योगिकी, तकनीकी और उसमें होता हुआ सुधार हैज़ बीन वन मेजर फैक्टर, एक बड़ा कारक है, दैट हैज़ स्टिमुलेटेड द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस, जिससे कि हमें जो वैश्वीकरण की प्रक्रिया है वो तीव्रता से बढ़ती हुई दिखती है। फॉर इंस्टेंस द पास्ट 50 ईयर्स, यानी कि अतीत में जो व्यतीत हो गए 50 वर्ष, अगर हम उनको स्टडी करें, हैव सीन सेवरल इम्प्रूवमेंट्स इन ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी। तो आप उस अध्ययन में पाएंगे कि जो यातायात के संसाधन थे उसमें भी बहुत सारे तकनीकीगत सुधार हुए, यानी वो बहुत फास्टेस्ट हो गए। दिस हैज़, जैसे कि पहले समुद्री यात्राएं होती थी तो यानी 6-6 महीने, 8-8 महीने लग जाते थे उन यात्राओं को करने में। तो अब जो है वो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है वो काफ़ी फास्ट हो गए, तो जिनके कारण कि कहीं भी आना जाना सरल हो गया, टाइम जो है उसको मैनेज किया जा सकता है, कम टाइम में
अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचा जा सकता है। तो ये टेक्नोलॉजी के थ्रू ही पॉसिबल हुआ। दिस हैज़ मेड मच फास्टर डिलीवरी ऑफ गुड्स, यानी इसके कारण ही संभव हो पाया कि किसी भी गुड जो है उसको फास्टर डिलीवरी उसकी पॉसिबल कराई जा सके अक्रॉस लॉन्ग डिस्टेंसेस पॉसिबल एट लोअर कॉस्ट, और साथ ही लंबी दूरी तक कम कीमत में उस गुड्स और कमोडिटी को ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। ये सब कुछ जो है वो टेक्नोलॉजी के माध्यम से पॉसिबल हो पाया है। फिर उसके बाद आपके बुक में पेज नंबर 62 पर कंटेनर्स फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स के नाम से एक एग्जाम्पल दिया गया है। तो गुड्स आर प्लेस, जिसमें कि किसी पोर्ट का एक सिनेरियो आपको दिखाया गया है, जिसमें कि बहुत सारे पोर्ट पे जो कार्गोज हैं वो आपको दिख रहे हैं। तो गुड्स आर प्लेस्ड इन कंटेनर्स, कंटेनर्स भी कह सकते हैं उन्हें। तो यहाँ पर गुड्स आर प्लेस्ड इन कंटेनर्स, यानी कि जो सामान हैं, जो वस्तुएं हैं, जिन्हें कहीं हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं या फिर हम इंपोर्ट कर रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि ये जो बॉक्सेस हैं उनमें उन्हें पैक किया गया है। दैट कैन बी लोडेड, उसके बाद उन्हें लोड किया जाएगा इंटेक्ट इनटू शिप्स। कहाँ पर? शिप्स के ऊपर, रेलवेज, प्लेन्स एंड ट्रक्स, यानी जिस भी माध्यम से उनको ले जाया जा रहा है उस ट्रांसपोर्ट मीन्स पर उनको लोड कर दिया जाएगा। कंटेनर्स हैव लेड टू यूज रिडक्शन इन पोर्ट हैंडलिंग कॉस्ट, यानी जो कंटेनर्स हैं उन्होंने पोर्ट पर जो हैंडलिंग कॉस्ट आती थी वो काफ़ी कम कर दी है। किसके कारण? कैन इंक्रीज द स्पीड विद विच एक्सपोर्ट कैन रीच मार्केट्स, यानी कि अब क्या होता है कि फास्टेस्ट जो टेक्नोलॉजी है उसके कारण जो शिप्स हैं उनको दूसरे देशों तक पहुंचने में काफ़ी कम टाइम लगता है, जिससे कि जो डिलीवरी है टाइम से होती है, बहुत कम टाइम में होती है, जिसके कारण कि जो पोर्ट पर कार्गोस को लंबे समय तक इंतज़ार करना पड़ता था शिप्स पर लदने के लिए, क्योंकि समुद्री यात्राएं लंबी होती थी, तो जो कॉस्ट होती थी हैंडलिंग की वो बहुत ज़्यादा होती थी। तो वो कॉस्ट आज फास्टर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के कारण पॉसिबल हो पाया है कि उसको लिमिट किया गया है और आसानी से चीज़ें जो हैं वो बाजार तक पहुंच जाती हैं। सिमिलरली द कॉस्ट ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट हैज़ फॉलन, और इसी के समान अगर हम देखें तो जो एयर ट्रांसपोर्ट है उसका कॉस्ट भी काफ़ी गिर गया है। दिस हैज़ इनेबल्ड मच ग्रेटर वॉल्यूम्स ऑफ गुड्स बीइंग ट्रांसपोर्टेड बाय एयरलाइंस। तो इसलिए जो है वो बहुत सारा जो माल है, जो सामान है, उसको एयरलाइंस के माध्यम से भी डिलीवर किया जाता है। तो इस प्रकार से और ट्रांसपोर्टेड किया जाता है। तो ये जो है सब कुछ ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू टेक्नोलॉजी के इम्प्रूवमेंट के कारण ही पॉसिबल हो पाया है। तो ये हमारा टॉपिक था। उसके बाद फिर इसी टॉपिक में आगे बताया गया है कि इवन मोर रिमार्केबल हैव बीन द डेवलपमेंट्स इन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि जो टेक्नोलॉजी टॉपिक जो था उसमें आगे जाकर आपको बताया गया है कि केवल ट्रांसपोर्ट मीन्स जो हैं उनको ही फास्टर नहीं बनाया गया, बल्कि जो इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है उसमें भी रिमार्केबल डेवलपमेंट्स हुए हैं। इन रिसेंट टाइम्स टेक्नोलॉजी इन द एरियाज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, कंप्यूटर्स, इंटरनेट हैज़ बीन चेंजिंग रैपिडली, यानी ये सभी जो सूचना के जो साधन हैं वे सभी बहुत तेज़ी से जो हैं वो चेंज हुए हैं, और जो इनका ग्राफ है वो काफ़ी बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जो भी सूचना और प्रौद्योगिकी की जो तकनीकी है उसमें काफ़ी सारे इम्प्रूवमेंट्स किए गए हैं, डेवलपमेंट्स किए गए हैं, जिनके थ्रू कि आपने देखा कि सारी चीज़ें जो हैं वो रैपिडली राइज होती जा रही हैं। तो यहाँ पर आता है कि टेलीकम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ रैपिडली जो हैं वो इम्प्रूव होती जा रही हैं। टेलीग्राफ, टेलीफोन इंक्लूडिंग मोबाइल फोन, फैक्स आर यूज टू कॉन्टेक्ट वन अनदर अराउंड द वर्ल्ड, की आज यानी अपने आप को इंटरकनेक्ट करने के लिए बहुत तेज़ी से जो सूचना और जो प्रौद्योगिकी के जो साधन हैं उनके विकास के माध्यम से कम्युनिकेशन मीन्स जो है वो काफ़ी फास्ट हो गए हैं, जो संचार के साधन है वो काफ़ी तीव्र हो गए हैं। अब
अगर हमें यानी ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में या यूरोप में किसी भी देश में बैठे हुए अपने किसी रिलेटिव से, फ्रेंड से अगर बात करनी है, तो रिसीवर और कम्युनिकेटर को आमने सामने उनकी बात हो सकती है और उनको कहीं भी फिजिकली मूव करने की ज़रूरत भी नहीं है। इस प्रकार के फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो पॉसिबल हैं। तो ये सब कुछ देखने को मिल रहा है। टू एक्सेस इंफॉर्मेशन इंस्टेंटली, जिससे कि हम कोई भी सूचना जो है वो बहुत ही शीघ्र दे सकते हैं। एंड टू कम्युनिकेट फ्रॉम रिमोट एरिया, साथ ही यानी भारत के किसी भी दूर दराज बैठे हुए यानी स्थित किसी भी क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति से बात कर सकते हैं, उसको उसके साथ हम कम्युनिकेट कर सकते हैं थ्रू द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, क्योंकि ये बहुत फास्ट हो चुके हैं इसलिए। दिस हैज़ बीन फैसिलिटेटेड बाय सैटेलाइट कम्युनिकेशन डिवाइसेस, यानी ये पॉसिबल हो सका है केवल किसकी वजह से? सैटेलाइट कम्युनिकेशन डिवाइसेस की वजह से, जिसकी वजह से हम इन फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन को यूज़ कर पाते हैं। As you would be aware, computers have now entered almost every field of activity, कि अब आप देखोगे कि जो कंप्यूटर्स हैं उनके बारे में सभी जो हैं वो अवेयर हैं, और हर जो फील्ड है उसमें ऑलमोस्ट कंप्यूटर जो है उसमें एंटर कर चुका है। यू माइट हैव ऑल्सो वेंचर्ड इनटू द अमेजिंग वर्ल्ड ऑफ इंटरनेट, यानी कि आपको ये जानकारी है कि जो इंटरनेट है उसकी दुनिया जो है वो कितनी चमत्कारी दुनिया है। यानी हर विषय के बारे में हम उससे जानकारी हासिल कर सकते हैं, अ, और हर विषय पर उससे हम अपनी अधिक से अधिक जो जानकारी है उसको और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तो ये जो है ये बहुत एक अमेजिंग वर्ल्ड ऑफ इंटरनेट है, जिससे कि हम डिफरेंट सब्जेक्ट्स पर, डिफरेंट टॉपिक्स पर जो है वो अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। वेयर यू कैन ऑब्टेन द शेयर इंफॉर्मेशन ऑन ऑलमोस्ट एनीथिंग यू वांट टू नो, यानी कि इंटरनेट जो है वो एक ऐसी सुविधा है जिसके कारण कि हम किसी भी जो इंफॉर्मेशन है उसके रूट तक जा सकते हैं, उसके फैक्टर्स और उसके फीचर्स को जान सकते हैं, उसके बारे में जो भी जानकारी हम हासिल करना चाहते हैं उसको हम हासिल कर सकते हैं। इंटरनेट ऑल्सो अलाउज अस टू सेंड इंस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक मेल एंड टॉक अक्रॉस द वर्ल्ड एट नेग्लिजिबल कॉस्ट, यानी कि बहुत कम जो नेग्लिजिबल कॉस्ट है उसमें ही ये सब कुछ पॉसिबल है कि हम वॉइस मेल के थ्रू, ईमेल के थ्रू, यानी जो भी हमारे एक्टिविटीज़ हैं उनको हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो उसके लिए एक एग्ज़ाम्पल जो है वो आपके सामने और दिया गया है। ये है हमारा एग्ज़ाम्पल नंबर नहीं दिया गया है इस एक्टिविटी पर, ये है पेज नंबर 63 पर। यूजिंग आईटी इन ग्लोबलाइजेशन, यानी इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी जो है उसका उपयोग जो है वो कैसे किया गया है ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस के अंतर्गत। तो इस पर एक टाइटल दिया गया है, इस जो डायग्राम यहाँ पर दिया गया है उसके माध्यम से, कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हैज़ प्लेड अ मेजर रोल इन स्प्रेडिंग आउट प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज अक्रॉस कंट्रीज, लेट अस सी हाउ, कि जो सूचना और प्रौद्योगिकी जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज अक्रॉस कंट्रीज़ को स्प्रेड करने में, यानी कि जो सेवाएं हैं और जो उत्पादन है उनको स्प्रेड करने के लिए देशों के बीच। यहाँ पर हम इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को के बेहतर रोल को समझने का प्रयास करेंगे इस एग्जाम्पल से। तो यूजिंग आईटी इन ग्लोबलाइजेशन, कैसे हम ग्लोबलाइजेशन के थ्रू आईटी को यूज़ करते हैं। ए न्यूज़ मैगजीन पब्लिश्ड फॉर लंदन, यानी एक न्यूज़ मैगजीन है जो कि लंदन से पब्लिश्ड होती है। रीडर्स इज़ टू बी डिज़ाइंड एंड प्रिंटेड इन दिल्ली, लेकिन उसके जो पाठक हैं वो लंदन में है। पाठक मतलब जो उस मैगजीन को पढ़ने वाले हैं, इज़ टू बी डिज़ाइंड एंड प्रिंटेड इन दिल्ली, लेकिन वो मैगजीन जो है पब्लिश लंदन में होती है लेकिन उसका डिज़ाइन और जो प्रिंट है वो दिल्ली में बनाया जाता है। द टेक्स्ट ऑफ द मैगजीन इज सेंट थ्रू इंटरनेट टू द
दिल्ली ऑफिस, यानी इंटरनेट के माध्यम से मैगजीन का जो टेक्स्ट है उसे सेंड किया गया दिल्ली ऑफिस में। The designers in the Delhi office get orders on how to design the magazine from the office in London using telecommunication facilities. अब दिल्ली ऑफिस में बैठे जो लोग उस मैगजीन का डिज़ाइन तैयार कर रहे थे, क्योंकि उन्हें लंदन से इस मैगजीन को प्रिंट और डिज़ाइन करने का जो टेक्स्ट अवेल कराया गया था, तो वो सभी दिल्ली ऑफिस में थे। और उन्होंने क्या किया कि टेलीकम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ से वो ऑर्डर हासिल किया, साथ ही जो उसके बारे में टेक्स्ट और इन्फॉर्मेशंस थी उसको हासिल किया। और इसके बाद उन्होंने क्या किया कि उस जो भी उनको जानकारी दी गई थी उसके आधार पर काम करना शुरू किया। गेट ऑर्डर ऑन हाउ टू डिज़ाइन एंड मैगजीन फ्रॉम द ऑफिस इन लंदन, कि किस प्रकार से लंदन के लिए जो पब्लिश की जाने वाली मैगजीन है उसका जो डिज़ाइन है उसके ऑर्डर को वो कैसे करेंगे यूजिंग टेलीकम्युनिकेशन फैसिलिटीज़। उसके लिए उन्होंने जो टेलीकम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ है उसके माध्यम से उनको वो ऑर्डर मिला। द डिज़ाइनिंग इज़ डन ऑन अ कंप्यूटर, और जो डिज़ाइनिंग थी उस मैगज़ीन की उसे कंप्यूटर के माध्यम से डन किया गया आफ्टर प्रिंटिंग, और उसके बाद प्रिंट किया गया। एंड द मैगज़ीन आर सेंट बाय एयर टू लंदन, और उस तैयार मैगज़ीन को बाय एयर लंदन भेज दिया गया। इवन द पेमेंट ऑफ मनी फॉर डिज़ाइनिंग एंड प्रिंटिंग, यहाँ तक कि जो मैगज़ीन की डिज़ाइनिंग और प्रिंटिंग की जो कॉस्ट थी उसके पेमेंट के लिए भी फ्रॉम अ बैंक इन लंदन टू अ बैंक इन दिल्ली इज़ डन इंस्टेंटली थ्रू द इंटरनेट ई बैंकिंग। यानी क्या हुआ कि पत्रिका को छापे जाने के लिए, पत्रिका के प्रारूप को तैयार करने के लिए जो भी पेमेंट लंदन में बैठी हुई, उस मैगज़ीन के जो पब्लिशर थे उन्होंने क्या किया था कि उसके लिए पेमेंट किया लंदन की एक बैंक से दिल्ली की एक बैंक को। और ये जो पेमेंट थी वो इंटरनेट के थ्रू ई बैंकिंग के माध्यम से किया गया। तो पूरा यानी कि मैगज़ीन जो था उसका संपादन लंदन में होता था, उसके रीडर्स लंदन में थे, उसका टेक्स्ट जो था उसे टेलीकम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ के माध्यम से दिल्ली में एक ऑफिस को ऑर्डर दिया गया। अब दिल्ली के ऑफिस ने टेलीकम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ से उस ऑर्डर को अवेल किया, उसको कंफर्म किया। कंफर्म करने के बाद उन्होंने प्रिंटिंग और डिज़ाइनिंग पर काम किया, और ये सारा जो डिज़ाइन और प्रिंट का काम था ये उन्होंने पॉसिबल कर पाया कंप्यूटर के थ्रू। और उसके बाद अपना ऑर्डर जो था उसको टाइमली कंप्लीट किया, लंदन में बैठी उस कंपनी से कांटेक्ट किया और उनको टाइमली डिलीवर करने की बात की, और उसके बाद बाय एयर उसे डिलीवर किया। और इसके बाद उस कंपनी ने जब उन्हें पेमेंट की तो लंदन में एक बैंक के द्वारा दिल्ली में एक बैंक से दोनों का आपस में यानी दोनों इंटरलिंक हुए, और उसके बाद क्या हुआ कि ये पेमेंट जो था वो ई बैंकिंग के थ्रू पॉसिबल हुआ। तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी का जो यूज़ था उसे इस एग्जाम्पल के माध्यम से बताया गया। तो ये आपका टॉपिक था। उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में हम अगले टॉपिक पढ़ेंगे।